जुड़ गए हैं, क्योंकि जो समय हम लोगों ने तय किया था उससे कुछ विलंब से ही हम लोग ये आज का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही, इसलिए भी थोड़ा सा विलंब करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि अब आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर दिखाई पड़ रहा है और आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो एक मैसेज कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, ये वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि आज हम लोग हिंदी आलोचना और हिंदी आलोचना में परंपरा के मूल्यांकन की परंपरा के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा वो है परंपरा। कि परंपरा से क्या आशय है, और उसके पश्चात फिर हम लोग अपने व्याख्यान के दूसरे हिस्से में साहित्यिक कृति से हमारा क्या आशय है और वो समाज विज्ञान के दूसरों ग्रंथों से किस तरह से भिन्न है, इसलिए उसका मूल्यांकन भी क्या समाज विज्ञान के ग्रंथों के मूल्यांकन की पद्धति पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि जिसे सामान्य रूप से हिंदी में आजकल आलोचना कहा जाता है, उस आलोचना और रचना के बीच क्या संबंध है। लेकिन सबसे पहले मैं रामविलास शर्मा की एक पुस्तक है परंपरा का मूल्यांकन, उस पुस्तक का जो पहला निबंध है उसी निबंध पर इस पुस्तक का नामकरण किया गया है, परंपरा का मूल्यांकन। तो उस निबंध का एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उसी से हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। रामविलास जी ने परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक में इसी नाम के निबंध में लिखा है, और मैं अब उनको उद्धृत कर रहा हूँ। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्यिक परंपरा का है। इतिहास के ज्ञान से ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास होता है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो ये रामविलास जी की समझ है साहित्य के अध्ययन और महत्व के लिए, जिसके अनुरूप वो परंपरा के महत्व की चर्चा करते हैं। अब इसमें रामविलास जी की इस उद्धरण को अगर आप ध्यान में रखें तो कई बार ये लगता है कि जैसे परंपरा बहुत ही सहज, सुलभ और पहले से उपलब्ध कोई चीज है जिसको सिर्फ रेखांकित करने की आवश्यकता है। अगर हम परंपरा के इतिहास पर विचार करें और परंपरा शब्द के इतिहास पर विचार करें तो हम पाते हैं कि वास्तव में परंपरा शब्द की चर्चा 19वीं और 20वीं शताब्दी में ज्यादा हुई। ऐसा नहीं है कि ये शब्द उससे पहले था नहीं, लेकिन जिन अर्थों में आज हम इस शब्द की चर्चा करते हैं वो 19वीं और 20वीं सदी में तय हुआ। और प्रायः परंपरा का प्रयोग आधुनिकता के विलोम के रूप में किया गया, कि जो आधुनिक नहीं है वो पारंपरिक है। इसी तरह से परंपरा का प्रयोग
पश्चिम के विलोम के रूप में भी किया गया। यानी यदि पश्चिम एक आधुनिक समाज है, तो पश्चिम से बाहर के जो समाज हैं, वो परंपरागत समाज हैं, क्योंकि वो अभी भी आधुनिक नहीं हो पाए हैं। तो ये दो अर्थ भी परंपरा के किए गए, लेकिन इनका संबंध हमारे विवेचन से सीधे नहीं जुड़ता है। इसलिए उसके विस्तार में जाने से हम लोग अपने मूल विषय से भटक जाएंगे, इसलिए उसकी चर्चा मैं फिलहाल नहीं करता हूँ। समझने की बात यह है कि रामविलास जी के यहाँ परंपरा की जो समझ है, वो कई बार बड़ी सरल और सहज और सुलभ लगती है, लेकिन वास्तव में परंपरा का बोध इतना सहज सुलभ है नहीं। यही नहीं, अलग अलग लोगों के लिए परंपरा का अर्थ भी एक जैसा नहीं है। अब जैसे अगर आप अंग्रेजी साहित्य का संदर्भ लें, तो परंपरा का टी.एस. इलियट या एफ.आर. लीविस के लिए जो अर्थ है, वही अर्थ रेमंड विलियम्स और टेरी गिल्टन के लिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि विचार के भेद से परंपरा की पहचान में भी अंतर पड़ जाता है। परंपरा को आविष्कृत करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, और उसमें जो वांछित सार्थक उपयोगी तत्व हैं, उनको चिन्हित और फिर व्याख्यायित भी करना पड़ता है। इसीलिए एरिक हॉब्सबॉम ने एक पुस्तक संपादित की, जिसका नाम है इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, यानी परंपरा का आविष्कार, परंपरा की खोज। और उसमें जो उनका मुख्य तर्क है इस पुस्तक में, वो यही है कि परंपरा भी खोजी जाती है। बहुत सारी चीज़ों में से कुछ जो उपयोगी तत्व लगते हैं, उनको हम अपने समझ और विवेक के अनुसार उसमें से छांटते हैं। यानी परंपरा का बोध भी, अगर तुलसीदास के शब्दों में कहें, तो संग्रह और त्याग के विवेक से निर्धारित होता है। परंपरा इस अर्थ में सहज सुलभ नहीं है। परंपरा कोई रूढ़ चीज भी नहीं है जो हमेशा एक जैसी बनी रहे। परंपरा में भी बदलाव आता है, उसमें भी विकास होता है, कुछ नई चीज़ें उसमें जुड़ती हैं और कुछ पुरानी चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं, छूट जाती हैं। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों का प्रयोग करें, तो आप कह सकते हैं कि परंपरा में हमेशा पुनर्नवता की संभावना रहती है, वो पुनर्नवा होती रहती है। कहने के लिए तो ये होता है कि वही परंपरा है जो पहले से चली आ रही है और जिसके बारे में हम पहले से ठीक से सब कुछ जानते हैं। लेकिन परंपरा लगातार संग्रह और त्याग के विवेक से और उस पर जिस प्रकार की व्याख्या के द्वारा हम उसको पुनर्नवता प्रदान करते हैं, उसके कारण परिवर्तित होती रहती है। यद्यपि हमको ये लगता नहीं है कि परंपरा का बोध बदल रहा है। अंग्रेजी के एक बड़े विचारक और चिंतक हैं, ए.के. रामानुजन। उनका कहना यह है कि परंपरा वास्तव में एक बूढ़ी स्त्री के उस चाकू की तरह है, जिसके सभी हिस्से खराब होने के कारण समय समय पर बदले जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि ये चाकू वही है जिसे वो बहुत पहले खरीद कर लाई थी। तो परंपरा के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि लगता है कि परंपरा तो अपरिवर्तनशील है, सहज सुलभ है,
लेकिन परंपरा निरंतर बदलती रहती है। और इस बदलाव में भी दो तरह से बदलाव होते हैं। एक बदलाव वो जो सामान्य प्रक्रिया में धीरे धीरे घटित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कभी कभार बहुत गुणात्मक, या जिसे आप अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, गुणात्मक बदलाव भी परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। और अगर एंटोनियो ग्राम्शी के विचारों को परंपरा के चिंतन के प्रसंग में हम ध्यान में रखें तो ये समझ में आएगा कि जब भी परंपरा में कोई गुणात्मक या बड़ा बदलाव आता है, तब कहीं न कहीं उस परंपरा में, उस देशज परंपरा में कहीं कोई ऐसा विजातीय तत्व आकर के मिल जाता है जो उस परंपरा से, उस देशज परंपरा से बाहर का है। और जब कोई विजातीय तत्व परंपरा में मिलता है, देशज परंपरा में मिलता है, तब उसमें गुणात्मक बदलाव आता है, परिवर्तन घटित होता है। अब जैसे आप याद करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य के व्याख्या के प्रसंग में 12 आने और 4 आने का एक सूत्र दिया था। इस्लाम के आने से 4 आने का फर्क पड़ा। परंपरा में 4 आना कुछ ऐसा जुड़ा जो परंपरा अपने सहज विकास से आगे बढ़ती तो शायद वो नहीं होता। तो ये जो बदलाव है, ये इसीलिए घटित हुआ क्योंकि कुछ ऐसे तत्व उसमें शामिल हुए देशज परंपरा में जिनको आप विजातीय कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस बदलाव को आप गुणात्मक बदलाव नहीं कह सकते। गुणात्मक बदलाव तब आता है जब किसी परंपरा में, किसी देशज परंपरा में किसी दूसरी परंपरा के तत्व बड़ी संख्या में आकर के मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, और उसके स्वरूप को वो बहुत बुनियादी ढंग से बदल देते हैं। समझने के दृष्टि से आप ऐसे सोचें कि दूध में आप थोड़ा सा पानी मिलाएं तब भी वो दूध कहलाता है, लेकिन दूध में अगर आप ज्यादा पानी मिला दें तो फिर उसको दूध कहना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही परंपरा के बारे में भी है कि अगर विजातीय तत्व बहुत बड़ी संख्या में आ जाएं, उसमें मिल जाएं, तो उसमें फिर गुणात्मक बदलाव आता है, और जिसे कहा जाता है कि एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अब जैसे उदाहरण के लिए 19वीं सदी में भारत में साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, उसे आप गुणात्मक परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं। वो एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है, जब पश्चिमी आधुनिकता के तत्व इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो देशज परंपरा को लगभग अपदस्थ कर देते हैं या उसके महत्व को बहुत कुछ कम कर देते हैं। तो परंपरा पर विचार करने के दौरान परंपरा में होने वाले बदलावों पर भी, और बदलावों से संबंधित ये जो दो रूप हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके समक्ष की, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। यानी एक, मैं फिर से उसको सूत्र रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, एक सामान्य प्रक्रिया में घटित होने वाला बदलाव, और दूसरा किसी विजातीय तत्व के शामिल हो जाने से होने वाला गुणात्मक बदलाव। ये दो चीजें खास हैं, और इनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये समझ सकते हैं कि परंपरा में बदलाव और परंपरा से हम कैसे जुड़ें, या परंपरा में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए सार्थक हैं, इसका विवेक हम विकसित कर सकते हैं। जो दूसरी चीज है इस प्रसंग में, वो ये है कि क्या साहित्यिक कृति और आलोचना को हम बिल्कुल एक दूसरे से अलग करके समझें। दो चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए।
एक तो है साहित्य की परंपरा, जिस प्रकार से हम लोग उसको समझते हैं, और दूसरी है आलोचना की परंपरा। अब क्या साहित्यिक कृतियों और आलोचनात्मक कृतियों का अध्ययन और मूल्यांकन का तरीका एक ही जैसा होगा या उसमें भिन्नता होगी? पहला सवाल तो ये है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि साहित्यिक कृतियों और समाजशास्त्रीय समाज वैज्ञानिक कृतियों के अध्ययन और मूल्यांकन का तरीका क्या एक ही होगा या उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य का स्वरूप और समाज विज्ञान का स्वरूप अलग अलग है। लेकिन उस चर्चा से पहले हमें इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि साहित्यिक कृति और आलोचनात्मक कृति का संबंध हम किस रूप में समझें। सामान्य रूप से आजकल आलोचना को और साहित्यिक रचना को अगर परस्पर विरोधी के रूप में नहीं तो भी लगभग दो अलग श्रेणियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर आप भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा पर ध्यान दें तो वहाँ आलोचना को और रचना को दो परस्पर विरोधी या पूर्णतः अलग श्रेणियों के रूप में नहीं देखा गया है। यहाँ पर मैं राजशेखर का उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ, जिससे मेरा ख्याल है कि आप भी परिचित होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा। राजशेखर ने प्रतिभा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सा च द्विधा कार्यत्री भावित्री च, कि प्रतिभा के दो रूप होते हैं, एक को आप कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं और दूसरे को भावित्री प्रतिभा कहते हैं। ये दोनों रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं, अंतर सिर्फ बलाघात का है। कार्यत्री प्रतिभा उसको कहते हैं जो रचता है, जो रचनाकार है, और भावित्री प्रतिभा उसे कहते हैं जो उसका भावक है, जो काव्य मर्मज्ञ है, पाठक है, श्रोता है या दर्शक है। अगर राजशेखर को प्रमाण माने तो ये दोनों प्रक्रियाएं पूर्णतः अलग नहीं है। जिसमें कार्यत्री प्रतिभा है उसमें भावित्री प्रतिभा भी होगी, और जिसमें भावित्री प्रतिभा है उसमें कायत्री प्रतिभा भी होगी। फर्क है तो बलाघात का है या चुनाव का है। और इसीलिए आप देखिए कि अपनी भारतीय परंपरा में, काव्यशास्त्र की परंपरा में आलोचना शब्द का प्रयोग नहीं है, काव्यशास्त्र का प्रयोग है। और काव्यशास्त्र से भी अगर भ्रम हो थोड़ा सा, तो एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग होता है जिसको कहते हैं साहित्य शास्त्र। संस्कृत काव्यशास्त्र पर गणेश त्र्यंबक देश पांडे की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने यही नाम बेहतर समझा है, और इसीलिए वो अपनी पुस्तक को भारतीय साहित्य शास्त्र नाम देते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा में साहित्य के अध्ययन के लिए उपलब्ध ये जो शब्द है, पद है, वो आलोचना से ज़्यादा बेहतर शब्द है, उसकी व्याप्ति ज़्यादा है, और वो साहित्य के अध्ययन की समग्र प्रक्रिया का ज़्यादा बेहतर ढंग से बोध कराता है। इसलिए मेरी समझ से आलोचना से बेहतर शब्द है साहित्य शास्त्र, और साहित्य का अध्ययन करने वाला साहित्य शास्त्री। जैसे राजनीति का अध्ययन करने वाला राजनीति शास्त्री कहलाता है, समाज का अध्ययन करने वाला समाज शास्त्री कहलाता है, वैसे ही साहित्य का अध्ययन करने वाले को हम साहित्य शास्त्री कह सकते हैं, और साहित्य का अध्ययन जो अनुशासन करता हो उसको हम साहित्य शास्त्र कह सकते हैं। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है
कि आलोचना के बजाय साहित्य शास्त्र कहना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर राजशेखर की इस समझ पर आप ध्यान दें, तो ये भी समझ में आएगा कि अ, साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकन का जो तरीका है, वही तरीका आलोचनात्मक कृतियों के मूल्यांकन का भी थोड़े बहुत अंतर के साथ होगा, यह होना चाहिए। इसलिए चाहे आप किसी आलोचक का मूल्यांकन कर रहे हो, मान लीजिए आप हिंदी के जो महान आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इनकी रचनाओं का मूल्यांकन कर रहे हो, या हिंदी साहित्य के दूसरे रचनाकारों का, तुलसीदास का, कबीर का, या अन्य दूसरे रचनाकारों का मूल्यांकन कर रहे हो, उनके मूल्यांकन का तरीका कमोवेश एक होगा, एक जैसा होगा, और वो समाज विज्ञान के मूल्यांकन के तरीके से भिन्न होगा। क्यों भिन्न होगा? इसलिए भिन्न होगा, और जिसकी मैंने पहले भी थोड़ी सी आपसे चर्चा की, कि साहित्य का स्वभाव और चरित्र समाज विज्ञान के स्वभाव और चरित्र से भिन्न है, और इसका बोध भारतीय परंपरा में, काव्यशास्त्र की परंपरा में प्रारंभ से रहा है। काव्यशास्त्र जिन प्रश्नों की विशद व्याख्या करता है, विवेचन करता है, उनमें से एक प्रश्न ये है कि साहित्य क्या है, और साहित्य का दूसरे अनुशासनों और शास्त्रों से वैशिष्ट्य क्या है। साहित्य के वैशिष्ट्य पर उस भारतीय परंपरा में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और जिस ढंग से इसको समझाया गया है, पश्चिमी परंपरा में तो 20वीं शताब्दी से पहले उस तरह की कोई चर्चा ही नहीं मिलती है। अब जैसे मेरे सामने भट्ट नायक का एक उदाहरण है, जिसका हिंदी अनुवाद में आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। भट्ट नायक कहते हैं कि जो शब्द प्रधान है वो शास्त्र है, जो शब्द प्रधान है वो शास्त्र है, जो अर्थ प्रधान है वो आख्यान है, और जो उभय प्रधान है वह काव्य है। एक काव्य वो है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों प्रधान है। तो शब्द के महत्व की दृष्टि से, शब्द और अर्थ के महत्व की दृष्टि से भट्ट नायक ने काव्य के स्वभाव और स्वरूप को समझने और समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह से अगर आप अभिनव गुप्त पर ध्यान दें, तो अभिनव गुप्त ने भी दूसरे अनुशासनों, शास्त्रों और साहित्य की जो विद्या है उसमें अंतर किया है, और वो अंतर क्या है इसका भी उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने शास्त्रों के लिए कहा कि ये प्रभु सम्मित उद्देश्य है, जो कथा या आख्यान परक साहित्य है उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सुहृद सम्मित उपदेश है, और काव्य के लिए उन्होंने कहा कि ये कांता सम्मित उपदेश है। इस तरह से अभिनव गुप्त ने काव्य और साहित्य की स्वरूप और उसकी भूमिका का उल्लेख किया है, और ये बताया है कि कैसे वो प्रभु सम्मित जो अनुशासन है शास्त्र के, उनसे साहित्य कैसे भिन्न है, और साहित्य की अलग अलग विधाओं का चरित्र भी कैसे भिन्न हो जाता है, इसका भी विचार उन्होंने सुहृद सम्मित और कांता सम्मित के द्वारा कर दिया है। अब अगर इन बातों को आप ध्यान में रखें, तो फिर आपका विचार ये बनेगा, मेरा ख्याल है, कि साहित्य का अध्ययन समाज विज्ञान के अनुशासनों के वजन पर नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि
साहित्य सिर्फ विचारधारा नहीं है। साहित्य में सिर्फ विचार नहीं होते। तो अगर साहित्य में सिर्फ विचार नहीं होते हैं तो फिर साहित्य का अध्ययन आप समाज विज्ञान के शास्त्रों के परिपाटी के आधार पर नहीं कर सकते। अगर साहित्य में सिर्फ विचार नहीं होते तो क्या क्या होता है। अब संयोग से इसकी चर्चा भी हमारे यहाँ बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, रामविलास शर्मा ने बहुत अच्छे से कर दी। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि साहित्य में भाव बोध होता है, इंद्रिय बोध होता है और फिर विचार बोध होता है। अब इसको उन्होंने समझाया भी है, लेकिन समय के अभाव में मैं इसकी चर्चा सूत्र रूप में संक्षेप में एक एक वाक्य में कर देता हूँ कि इंद्रिय बोध वो है जिसमें समय के साथ बहुत कम परिवर्तन घटित होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां कमोबेश आज भी वही हैं जो हजारों साल पहले थी। भाव बोध में तुलनात्मक रूप से इंद्रिय बोध की से अगर आप उसकी तुलना करें तो परिवर्तन घटित होता है। अब भाव बोध से संबंध है कि मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में और परिवार में जिस प्रकार के अलग अलग संबंध बनते हैं उसके अनुरूप उसका भाव बोध भी बदलता है। जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग संबंधों में अलग अलग लोगों के लिए अलग भाव या अर्थ रखता है। एक ही व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। तो ये और इसी के आधार पर उससे संबंधित भावनाओं का संचार होगा दूसरे में। तो ये भाव बोध जो है ये समाज के परिवर्तन के साथ परिवर्तित और विकसित होता है और इंद्रिय बोध की तुलना में कम टिकाऊ है। लेकिन अगर आप विचार बोध से तुलना करें जिसका संबंध मोटे तौर पर विचारधारा से है तो विचार बोध की दृष्टि से भाव बोध कम बदलता है, सबसे तेजी से विचार बोध बदलता है। इसीलिए समाज वैज्ञानिक ग्रंथ और तमाम विचारधाराएं और उन विचारधाराओं से प्राप्त तथाकथित ज्ञान बहुत जल्दी बासी पड़ जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है, जबकि साहित्यिक कृतियों और कलाओं से जो कुछ हमें मिलता है वो उतनी तेजी से अप्रासंगिक नहीं होता है। इसलिए साहित्यिक कृतियों और कलाकृतियों का अध्ययन और मूल्यांकन समाज विज्ञान की तरह की कसौटी पर जैसे आप कभी कभार करते हैं वैसे नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार जो समाज वैज्ञानिक हैं वो इसको समझते हैं, लेकिन इसके उल्टे जो साहित्य के अध्येता हैं वो उसको समझते हुए भी नहीं समझते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने राजनीति शास्त्र के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान सुदीप्तो कविराज का एक उद्धरण आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और ये उद्धरण उनकी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट लाइफ से है। उसको आप सुनिए और आपको ये लगेगा कि एक राजनीति शास्त्री होने के बावजूद वो साहित्यिक कृतियों के वैशिष्ट्य को कितने बेहतर ढंग से यहाँ पर समझा रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। मैं उनके उद्धरण को पढ़ता हूँ। I believe it is always essential to respect the integrity of literary text when studying them and never to reduce them entirely into an archive for literary inquiry। अगर इसका मैं एक सरल अनुवाद करूं तो सुदीप्तो कविराज ये कह रहे हैं कि हमें किसी साहित्यिक कृति की इंटीग्रिटी का, उसकी समग्रता का सम्मान करना चाहिए और उसका अध्ययन करते समय
उसे एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, आर्काइव के रूप में उसको निशेष रिड्यूस नहीं कर देना चाहिए। साहित्यिक कृति केवल एक ऐतिहासिक आर्काइव नहीं है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो किसी भी ऐतिहासिक आर्काइव में या ऐतिहासिक पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत अच्छी भी लगती है और कई बार अचरज भी होता है कि इस बात का उल्लेख एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर यहाँ पर मुझे करना पड़ रहा है जो वास्तव में साहित्य के अध्येता नहीं, राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं, लेकिन उनमें ये विवेक और समझ है कि साहित्यिक कृति को एक ऐतिहासिक अध्ययन के आर्काइव के रूप में आप रिड्यूस करके उसके महत्व को नहीं समझ सकते। अगर ये बातें जो मैंने अभी तक आपके सामने चर्चा की ठीक हैं और आपके समझ में आ रही हैं, वैसे मुझे लगता है कि कुछ बातें जो आज मैं कर रहा हूँ या तो वो आप जैसे सोचते होंगे उससे काफ़ी अलग होंगी या फिर थोड़ी मुश्किल होंगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सुन लीजिए पहले धैर्यपूर्वक और समझने की भी कोशिश कीजिए और उसमें जिन बातों को आप न समझ पाएँ या जहाँ पर आप न सहमत हों, उसका आप ज़िक्र करें, हमें बताएँ, फिर उस पर भी हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई साहित्यिक कृति जिसमें मैं आलोचनात्मक कृति को भी शामिल करता हूँ, सिर्फ विचारधारा नहीं है, उसमें भावबोध, इंद्रिय बोध और सौंदर्य बोध भी शामिल है, तो फिर उसका मूल्यांकन सिर्फ विचारधारा के आधार पर नहीं हो सकता है। उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है कि क्या कोई साहित्यिक कृति सिर्फ विचारधारा सही होने से एक साहित्यिक कृति, एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृति भी बन जाएगी? कि अगर विचारधारा सही हो तो किसी साहित्यिक रचना को क्या आप श्रेष्ठ कह सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। विचारधारा सही होने पर भी कोई रचना श्रेष्ठ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका उल्टा भी संभव है कि विचारधारा सही ना हो और फिर भी रचना अच्छी हो, श्रेष्ठ हो। और इसका बोध हमारे 19वीं सदी के महान चिंतकों और विचारकों को भी था कि साहित्यिक रचना में विचारधारा की श्रेष्ठता का सही होना अनिवार्य नहीं। मैं यहाँ पर आपके सामने फ्रेडरिक एंगल्स के एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूँ जो उन्होंने मार्गरेट हार्कनेस को 1888 में लिखा था। और ये पत्र अगर आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहें तो एक साइट है marxist.org, वहाँ पर जाकर इस पूरे पत्र को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उस पूरे पत्र को आपके सामने नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बल्कि उसकी जगह उस पत्र के कुछ वाक्य आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। पत्र अंग्रेजी में है, तो पहले अंग्रेजी में मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और फिर उसका एक काम चलाऊ अनुवाद हम लोग कर लेंगे। एंगल्स ने जो पहली बात कही साहित्यिक कृतियों के बारे में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पत्र में, वो ये है, और मैं वो वाक्य पढ़ता हूँ आपके सामने कि द ओपिनियंस ऑफ ऑथर रिमेन्स हिडन द बेटर फॉर द वर्क ऑफ आर्ट। मैं फिर से दोहरा दूं कि द मोर ओपिनियंस ऑफ ऑथर रिमेन्स हिडन द बेटर फॉर द वर्क ऑफ आर्ट। यानी कलाकृति में रचनाकार के विचार
जितने प्रच्छन्न रहें, छिपे रहें, उतना ही कलाकृति के लिए, साहित्यिक रचना के लिए बेहतर है। एंगल्स ने यह भी कहा, उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं, कि कई बार अपनी कलात्मक सामर्थ्य अगर नहीं है तो उसको छिपाने के लिए राजनीतिक जुमलेबाजी का इस्तेमाल कई रचनाकार करते हैं, क्योंकि उनमें वैसी कलात्मक सामर्थ्य और दक्षता नहीं है। एंगल्स ने इसी पत्र में 19वीं सदी के फ्रांस के मेरे दृष्टि में सबसे बड़े और महान उपन्यासकार बाल्जाक का जिक्र किया है और कहा है कि, मैं वो पंक्ति आपके सामने पढ़ता हूं। एंगल्स लिखते हैं कि आई हैव लर्न मोर देन फ्रॉम ऑल द प्रोफेस्ड हिस्टोरियंस, economists and statisticians of the period together. Well, Balzac was politically a legitimist. His greatest work is Constant Elegy on Inevitable Decay of Good Society. His sympathies are all with the class doomed to extinction. Balzac, whom I consider a far greater master of realism than all the Zolas of past, present, and future. La Comédie Humaine gives us a most wonderfully realistic history of French society. इसका सरल अर्थ ये है कि एंगल्स ने कहा कि यद्यपि बाल्जाक राजतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे, राजशाही के समर्थक थे, सामंत वर्ग के समर्थक थे, उस संस्कृत को श्रेष्ठ मानते थे, जबकि वो संस्कृति और वो वर्ग काल कवलित होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद बाल्जाक ने ह्यूमन कॉमेडी नामक अपनी उपन्यास श्रृंखला में फ्रांसीसी समाज के यथार्थ का जिस रूप में वर्णन किया है, वो इतना अच्छा और श्रेष्ठ है कि उसके सामने मैं तमाम इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी के विद्वानों और जोला जैसे उपन्यासकारों को न्यौछावर करता हूं। एंगल्स के इस कथन पर अगर आप ध्यान दें तो इससे ये बात प्रमाणित होती है एंगल्स के साक्ष्य पर कि विचारधारा सही न होने के बावजूद बाल्जाक एक बड़े रचनाकार है, बड़े यथार्थवादी रचनाकार है। इससे ये समझ में आता है कि विचारधारा और साहित्यिक कृतियों का संबंध बहुत यांत्रिक नहीं है, बहुत लचीला है, और कई बार विचारधारा के गलत होने के बावजूद भी रचना श्रेष्ठ हो जाती है, महान हो जाती है, और इसका उल्टा भी संभव है कि विचारधारा बहुत अच्छी हो लेकिन रचना द्वयंदर्शी की हो। तो विचारधारा और रचना के बारे में एंगल्स ने ये जो बात कही, वो बात फिर 20वीं सदी में जॉर्ज लुकास, जो मार्क्सवादी आलोचकों की परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम है, जॉर्ज लुकास ने बाल्जाक पर भी लिखा है और टॉल्स्टॉय पर भी लिखा है। और जॉर्ज लुकास ने बाल्जाक और टॉल्स्टॉय के उपन्यासों को एक नया नाम दिया, और वो नाम है क्रिटिकल रियलिज्म, की आलोचनात्मक यथार्थवाद। अब बाल्जाक लगभग एंगल्स की उस परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं, जहां वो ये दिखाते हैं कि चाहे वो बाल्जाक हो और चाहे फिर रूस के टॉल्स्टॉय हो, इन दोनों की विचारधारा तो सही नहीं है, लेकिन इनकी साहित्यिक कृतियां बहुत ही श्रेष्ठ और महान हैं। लुकास ने कहा कि
विचारधारा सही ना होने के बावजूद इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं वो महान हैं। बाल्जाक ने ये भी कहा, विशेष रूप से सॉरी जॉर्ज लुकास ने यह कहा बाल्जाक के बारे में लिखते हुए कि उनकी रचनाएं बहुत महान हैं। अब मैं एक पंक्ति आपके सामने उद्धृत करता हूं कि a great work of art builds its own world which is unique and seemingly distinct from everyday life, everyday reality। तो लुकास ने बाल्जाक के उपन्यासों की चर्चा करते हुए कहा कि जो श्रेष्ठ और महान रचना है, कलाकृति है, वो अपनी एक ऐसी दुनिया रचती है जो दैनंदिन सहज सुलभ दुनिया से भिन्न होती है, हूबहू वैसी नहीं होती। हूबहू अगर वैसी होगी तो फिर उसे आप क्रिटिकल रियलिज्म नहीं कह पाएंगे, फिर वो जोला वाला रियलिज्म हो जाएगा जिसको नेचुरलिज्म कहते हैं। तो नेचुरलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म में अंतर करते हुए लुकास ने ये बताया कि बाल्जाक का जो यथार्थवाद है वो समाज को ज्यादा गहराई में जाकर के समझता है, समाज के उन नियमों को उद्घाटित करता है जिनसे उस समाज के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। और इसी अर्थ में एक बड़ी या श्रेष्ठ कलाकृति, चाहे वो उपन्यास हो या कोई और हो, वो किसी भी समाज का हूबहू अनुकरण नहीं करती है, उसकी अनुकृति नहीं होती है। लुकास ने ये सारी बातें अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म उसमें कहीं, और कुछ बातें एक उनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध है जो 1930 में छपा था, रियलिज्म इन बैलेंस। तो रियलिज्म इन बैलेंस और स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म में लुकास ने न केवल बाल्जाक बल्कि टॉल्स्टॉय का महत्व उद्घाटित किया और ये भी बताया कि कैसे जो महान यथार्थवादी कृतियां हैं वो विचारधारा के पूर्वाग्रह को छोड़कर उससे आगे निकल जाती हैं। ये लुकास के विवेचन में ये बात बार बार आती है, चाहे वो संदर्भ बाल्जाक का हो या टॉल्स्टॉय का। तो इसी को उन्होंने यथार्थवाद की विजय नाम दिया और यहाँ पर उन्होंने दो चीजों में फर्क किया, एक रचनाकार का दृष्टिकोण और दूसरा रचना का दृष्टिकोण। कि रचनाकार का अपना क्या मानना है वो कई बार बहुत महत्व नहीं रखता है, रचना क्या कहती है, रचना में क्या आता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बात लुकास ने बाल्जाक और टॉल्स्टॉय दोनों के संदर्भ में कही। अब सिर्फ लुकास ने ऐसी बात कही हो कि वैचारिक दृष्टि से सही न होने के बावजूद बाल्जाक और टॉल्स्टॉय बड़े महान रचनाकार हैं, ऐसा नहीं। संयोग से लेनिन ने भी, रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन ने भी टॉल्स्टॉय के महत्व को समझा और उन्होंने एक निबंध लिखा, लियो टॉल्स्टॉय एज मिरर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा निबंध भी marxistorg.com पर उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इस निबंध में लेनिन ने यह दिखाने की कोशिश की कि और कहा कि टॉल्स्टॉय रूसी समाज के दर्पण है। रूसी समाज को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप टॉल्स्टॉय के उपन्यासों को न पढ़ें, उसका गहराई से अध्ययन न करें। मैं वो पूरा उद्धरण अंग्रेजी में है, नहीं पढ़ रहा,
उसका हिंदी अनुवाद समय के अभाव को ध्यान में रखकर आपके सामने पेश कर देता हूँ कि लेनिन ने कहा कि जो रूसी क्रांति है, वो सिर्फ मजदूरों की क्रांति नहीं है, मजदूरों के द्वारा संभव होने वाली क्रांति नहीं है। रूस में मजदूरों से ज़्यादा किसान हैं, तो ये क्रांति मजदूरों और किसानों के द्वारा संभव होगी, दोनों की भूमिका होगी। मजदूरों के साथ इस क्रांति में किसानों की भूमिका का बोध कराने में टॉल्स्टॉय के उपन्यासों का बड़ा योगदान है। उसके बिना हम शायद किसानों की इस क्रांतिकारी भूमिका को नहीं पहचान सकते थे। इसलिए रूसी समाज के अंतर्विरोध और उसकी जो भी विडंबनाएं हैं, उन सब को टॉल्स्टॉय के उपन्यास दर्पण की तरह दिखाते हैं, उसकी गहराई को हमें हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। इसलिए विचारधारात्मक दृष्टि से ईसाई होने के बावजूद, संस्थागत ईसाई धर्म का विरोधी होने के बावजूद, आप जानते हैं कि टॉल्स्टॉय ईसाई विचारों में विश्वास करते थे, क्रिश्चियन थे। तो लेनिन ने कहा कि ठीक है कि वो उनके विचारों से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो रूसी समाज के दर्पण हैं। अब लेनिन ने ये जो बातें कही, वो सिर्फ हवा में नहीं कही। क्यों कही? क्यों ऐसा कहने की आवश्यकता उनको महसूस हुई, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रसंग ये है कि रूसी क्रांति के बाद रूसी समाज में ये बात कुछ मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा, जिनमें से ज़्यादानों का नाम विशेष रूप से चर्चित है, ये उठाई गई कि सर्वहारा संस्कृति में केवल उन्हीं रचनाओं को संरक्षित किया जाएगा, उन्हीं का महत्व होगा जिनकी रचना मजदूरों ने की। ऐसी किसी भी रचना को, कृति को, जिसके रचयिता मजदूर नहीं है, हम अस्वीकार करते हैं। वो या तो सामंती रचना है या तो पूंजीवादी रचना है, इसलिए वो हमारे काम की नहीं है। जिसको उस दौर में प्रोलेकुल्ट कहा गया, कि सर्वहारावाद, जिसका आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ये सर्वहारा संस्कृत में केवल उन्हीं चीज़ों के लिए जगह होगी जिनकी रचना सर्वहारा ने की है, मजदूर वर्ग ने की है। लेनिन ने इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया गया जिनके रचयिता मजदूर वर्ग से नहीं आते थे। लेनिन ने इसका विरोध किया और कहा कि यह गलत तरीका है। सर्वहारा संस्कृति अपनी समूची सांस्कृतिक विरासत के श्रेष्ठतम तत्वों की उत्तराधिकारी है। उसको संभालने का, उसको संरक्षित करने का, उसको विकसित करने का दायित्व समाज के सबसे प्रगतिशील वर्ग, मजदूर वर्ग का है। उसको हम ही को संरक्षित करना है और आगे बढ़ाना है। उसको नष्ट करके हम उसको, इस सांस्कृतिक परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो कुछ भी अभी तक रचा गया है, उसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उसमें किसी न किसी समय के समाज के लोगों का श्रम अंतर्निहित है। वो श्रम, उस श्रम की वजह से वो रचना संभव हुई है। भले ही उस प्रक्रिया में शोषण की भूमिका भी क्यों न रही हो। वो रचना अगर किसी प्रकार के शोषण के आधार पर संभव हुई है, तब भी उस रचना में उन लोगों का श्रम शामिल है जिन्होंने इसके लिए परिश्रम किया, और वो उनकी भी रचना है जिनके श्रम का शोषण कर उस रचना को संभव किया गया। समझने की दृष्टि से जैसे आप विचार करें कि ताजमहल है, कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में बहुत सारे और श्रमिकों और कारीगरों का शोषण किया गया होगा। अब अगर आप ये कहें कि भाई एक मुगल शासक ने कारीगरों और श्रमिकों का शोषण करके इस ताजमहल को बनाया, इसलिए इस ताजमहल को हमें ध्वस्त कर देना चाहिए, तो ये करके आप
क्या कर रहे हैं? क्या आप उन कारीगरों और श्रमिकों के श्रम का सम्मान कर रहे हैं? लेनिन का तर्क ये था कि नहीं, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ताजमहल जैसी रचना उन श्रमिकों और कारीगरों के श्रम का प्रतिफल है, उसकी वजह से संभव हुई है। ये उनकी भी रचना है, या उनकी ही रचना है। इसलिए किसी भी प्रगतिशील समाज को इस तरह की जो विरासतें हैं हमारी, उसको भी संरक्षित करना चाहिए, न कि उसको इस आधार पर नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए कि इसको बनाने में किसी सामंत या किसी पूंजीपति का ज़्यादा निर्देश या अनुशासन या आदेश रहा है। तो अगर इस बात को भी अगर हम ध्यान में रखें, तो ये समझ में आता है कि लेनिन ने क्यों इस बात पर जोर दिया कि तॉल्स्टॉय या इस प्रकार के जो दूसरे रचनाकार हैं, उनके विचार भले ही हमारे विचारों के आज अनुकूल न पड़ते हों, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको हमें सिर्फ विचारधारा की दृष्टि से, विचारधारा की कसौटी पर नहीं परखना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा और कहता आ रहा हूँ कि कोई भी साहित्यिक या कलात्मक कृति सिर्फ विचारधारा नहीं होती है, वो सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं होती है। और अगर ऐसा है, तब ये प्रश्न उठता है कि साहित्यिक और कलात्मक कृतियों का हम कैसे मूल्यांकन करें? अपनी परंपरा का हम मूल्यांकन कैसे करें? अक्सर ये होता है कि हम अपने समकालीन संदर्भ में परंपरा का मूल्यांकन करते हैं और प्रायः परंपरा के मूल्यांकन के लिए हम कोई ना कोई एक निकष बनाते हैं, कसौटी बनाते हैं। अक्सर जो कुछ हमें अपने समकालीन संदर्भ में सही लगता है, उसी के प्रकाश में हम अपनी परंपरा का मूल्यांकन करते हैं। वो चाहे आलोचना की परंपरा हो, चाहे वो साहित्यिक कृतियों की परंपरा हो, उसका मूल्यांकन करते हैं। अब ये जो तरीका है कि हम अक्सर जो कुछ आज हमें सही लगता है, हम चाहते हैं कि हम साहित्यिक कृतियों में या आलोचनात्मक कृतियों में भी वही चीजें देखें या उन्हीं रचनाओं को हम प्रासंगिक माने जिसमें आज हमें जो कुछ सही लगता है वो उसी रूप में दिखाई पड़े। ये तरीका, यानी हमें जो कुछ आज सही लगता है उसे अपनी पुरानी कृतियों में, चाहे वो आलोचना की कृतियां हों या साहित्यिक कृतियां हों, उसी रूप में देखना बिल्कुल गलत तरीका है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम किसी पहले की कृति को देखते हैं, तो उस कृति के रचना काल में और हमारे समय में पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। उस अंतर को मिटाकर आप किसी रचना के साथ न्याय नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि उस आलोचनात्मक कृति या साहित्यिक कृति का जो रचना काल है और उसका जो परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए और उसके रचना के समय में और आज के हमारे समय में जो अंतर है, उसका विवेक जागृत रखते हुए हमें इन कृतियों के बारे में बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए। इसलिए न तो रचना को समकालीन बनाने की जरूरत है, समकालीन निकष पर उसको कसने की जरूरत है, और न ही स्वयं को रचना के अनुरूप ढालने की जरूरत है। दो तरीके से हम रचना का मूल्यांकन करते हैं। या तो हम उस रचना को अपने अनुरूप काट छांट कर प्रासंगिक बनाने की कोशिश करते हैं, या स्वयं अपने को ही उस रचना के अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं, अपने अंदर काट छांट कर देते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। न तो रचना को समकालीन बनाने की जरूरत है और न हमें स्वयं
रचना के देश काल में वापस जाने की जरूरत है। वास्तव में रचना के ऐतिहासिक संदर्भ और आज जहां हम हैं, हमारा जो संदर्भ है, इसके बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और उस संवाद की प्रक्रिया में हमें रचना का मूल्यांकन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस रचना में ऐसा क्या है जो किसी अलग कोण से हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो हम अपने वर्तमान काल में आबद्ध होने की वजह से कई बार नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने समय में सब कुछ देखते हैं। यद्यपि हमेशा हर युग में लोगों को ये भ्रम होता है कि हम अपने समय में सब कुछ देख रहे हैं और सही सही देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कई बार किसी रचना का जो हमसे अंतर है और रचना का जो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, वो हमें कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जागरूक बनाता है जिस पर हम अपनी वर्तमान कालबद्धता की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी में लंबे समय तक हम प्रकृति और पर्यावरण की चिंता के बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं थे। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी प्राचीन कृतियों को, रचनाओं को देखें, तो वहाँ प्रकृति और पर्यावरण की के प्रति एक जागरूकता, एक चेतना मिलती है। लेकिन औद्योगिकरण के बाद का जो समाज है और उसके साथ रची जाने वाली जो कृतियां हैं, उनमें प्रायः प्रकृति और पर्यावरण की चिंता 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक तो नहीं ही दिखाई पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा कि कई बार हमारी पुरानी कृतियां हमें कुछ ऐसे संदर्भों के ओर ले जाती हैं जहां हमारा ध्यान अपने वर्तमान से आबद्ध होने की वजह से नहीं जाता है। ये भी तरीका है किसी कृति को समझने का या उसमें अपने लिए सार्थक या प्रासंगिक तत्व खोजने का। इसीलिए अ, बहुत महत्वपूर्ण और जिनकी सार्थकता को हम लोग न केवल एक रचनाकार के रूप में बल्कि विचारक के रूप में भी अक्सर उद्धृत करते हैं, और जिनका नाम है बर्तोल्ड ब्रेस्ट, जो जर्मनी के थे और जो एक नाटककार के रूप में भी और एक चिंतक के रूप में और एक कवि के रूप में एक बड़ा नाम है। उन्होंने इस बात पर बराबर जोर दिया कि हम अतीत की कृतियों को प्रासंगिक बनाने के बजाय उनके बीच जो दूरी है, हमारे और उनके समय के बीच में जो दूरी है, उसको बनाए रखे हुए उसका ज्यादा बेहतर ढंग से रसास्वादन कर सकते हैं। और ये ज्यादा बेहतर तरीका है, बजाय ये कि हम उसको अपने आज के संदर्भों में काट छांट करके प्रासंगिक बना लें। ब्रेस्ट ने लिखा है, और मैं उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने उद्धृत करता हूं। जब हमारे रंगमंच अन्य युग के नाटक खेलते हैं तो दूरी को खत्म कर देना चाहते हैं, अंतराल भर देते हैं और भेद मिटा देते हैं। लेकिन हमें जो आनंद मिलता है, जो सच्चा आनंद मिलता है, वह तुलनाओं में मिलता है, दूरी में मिलता है, असमानताओं में मिलता है। यह ऐसा आनंद है जो हमारे निकट है और ठेठ हमारा है। ब्रश ने आगे लिखा है कि जब हम किसी प्राचीन कृति को आज के लिए प्रासंगिक कहते हैं, तो इसमें यह अर्थ निहित है कि हम उस कृति के युग की अपनी विशिष्टता को पहचानने के साथ ही अपने युग की विशिष्टता से भी परिचित हैं
और इस प्रकार हमें दोनों युगों के अंतर की भी स्पष्ट अवगति है। प्रासंगिकता का निर्णय इस इतिहास बोध के ढांचे में ही संभव है। कोई प्राचीन कृति हमारे आज के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर अथवा देने के कारण प्रासंगिक नहीं होती। ये बातें प्रोफेसर नामवर सिंह ने ब्रिस्ट को उद्धृत करते हुए अपने आलोचना के एक संपादकीय में लिखी, जिसका नाम है प्रासंगिकता का प्रमाद। और ये लेख हिंदी समय.com पर उपलब्ध है, जिसमें बर्तोल्ड ब्रेख्त का हवाला देते हुए नामोर जी ने प्रासंगिकता को नए ढंग से व्याख्यायित करने और समझने का प्रस्ताव किया था। उसे आप चाहें तो जाकर के पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और अंत में मेरा ख्याल है कि 5 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रासंगिकता के संदर्भ में मैं जॉर्ज लुकास पर वापस आता हूं, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। जॉर्ज लुकास ने किसी भी कृति के मूल्यांकन के लिए टोटलिटी शब्द का बार बार प्रयोग किया है। समग्रता का, अगर उसका अनुवाद आप हिंदी में करें तो समग्रता होगा कि किसी कृति का समग्रता में मूल्यांकन होना चाहिए। समग्रता से आशय ये है कि किसी कृति को तोड़कर या उसके कुछ वांछित अंशों को उद्धृत कर आप उसका मूल्यांकन अगर करते हैं तो गलत करते हैं। मूल्यांकन का ये तरीका नहीं है। समग्रता में मूल्यांकन की बात कहने का आशय ये भी है कि कोई कृति या कृतिकार कुछ मुद्दों पर अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ सकता है, लेकिन हर मुद्दे पर वो अपने समय से बहुत आगे हो, सही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कबीर बहुत सारे मामलों में अपने समय से आगे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्त्रियों के प्रसंग में कबीर का दृष्टिकोण तो तुलसीदास से भी पीछे का लगता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी कृति या उसकी रचना, कृतिकार की रचना हर क्षेत्र में बहुत आगे होती है। समग्रता की दृष्टि से विचार करने का मतलब ये है कि हम उन क्षेत्रों की भी चर्चा करें जहां वो रचनाकार या उसकी रचना अपने समय से बंधी हुई है या समय से भी पीछे है, और साथ ही साथ उन प्रसंगों की भी चर्चा करें जहां वो रचना अपने समय से आगे जाती है। और ये चीजें कई बार एक ही रचना में और एक ही रचनाकारों में एक साथ मिल जाती है। इस तरह की जो श्रेणियां हम बनाते हैं कि वो प्रगतिशील है और वो अनुदार है, या वो सेकुलर है, वो सांप्रदायिक है, ये हमेशा काम नहीं करती है। इसकी विस्तार में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा हूं। लेकिन समझने की दृष्टि से अगर आप इस तर्क को 19वीं सदी पर ले आए तो आप पाएंगे कि 19वीं सदी में हमारे यहाँ जो भी विचारक हुए और फिर उसके बाद 20वीं सदी में जो विचारक हुए, उनमें चाहे राजा राम मोहन राय हों, फुले हों, गांधी हों, विवेकानंद हों, राम मोहन राय हों, तिलक हों, नेहरू हों, गांधी हों, या और भी जो नाम आपको याद आ रहे हैं उनको भी आप जोड़ लीजिए। ये सब विचारक कुछ मुद्दों पर अपने समय की सीमा से आगे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो अपने समय की सीमा से आगे नहीं भी दिखाई पड़ते हैं। जो बात कबीर पर लागू होती है वो इन पर भी लागू होती है। अब जैसे अपने जाति या वर्ग स्थिति के कारण फुले या अम्बेडकर जैसे विचारक सामाजिक और जातिगत भेदभाव के मामले में
तमाम दूसरे विचारकों से आगे प्रतीत होते हैं। लेकिन जहां तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की भूमिका की आलोचना का सवाल है, वहां वो उतने आगे प्रतीत नहीं होते। उसकी आलोचना वो प्रायः कम करते हैं या उसको लेकर के वो थोड़े से नरम है। ये कहने का मतलब कोई किसी पर तोहमत मढ़ना नहीं है। ये कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी रचनाकार को या किसी भी विचारक को या किसी भी आलोचक को आपको समग्रता में देखना चाहिए, और समग्रता में देखने के दौरान उस दौर में जितने भी लोग सक्रिय हैं उन सब को एक साथ आमने सामने करके देखना चाहिए, जिसको जॉर्ज लुकास का ही एक दूसरा शब्द अगर मैं उधार लूं तो उसका एक परिप्रेक्ष्य बनना चाहिए। पर्सपेक्टिव की चर्चा भी जॉर्ज लुकास ने बहुत की है। तो अगर समग्रता के परिप्रेक्ष्य को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो समग्रता खास है, न कि कोई विचारक विशेष खास है जो कहीं आपको आगे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा और कहीं उतना आगे बढ़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे कहा जाता है, और शायद सही कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स के भी ब्लाइंड स्पॉट्स थे। कार्ल मार्क्स का भी अंध बिंदु था, और सबसे बड़ा अंध बिंदु कार्ल मार्क्स का ये था कि स्त्रियों की जो भूमिका है समाज में, समाज के विकास में, सभ्यता के विकास में, उसको उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। उत्पादन की प्रक्रिया पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन शायद उसी वजह से मनुष्य जाति के उत्पादन का जो काम है, जिसमें स्त्रियों की भूमिका बहुत ही निर्णायक है, या उन्हीं की भूमिका है, और इससे जो उनका महत्व बनता है उसको कार्ल मार्क्स सम्यक रेखांकित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए चाहे वो हमारे, और मैं अब अंत कर रहा हूँ, कि वो हमारे अतीत के रचनाकार हों या चाहे हमारे आलोचक हों, रामचंद्र शुक्ल हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, रामविलास शर्मा हो या नामोर सिंह हो, उन पर विचार करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि किसी के यहाँ बहुत सारे विचार आपको ऐसे मिल जाए, या कुछ ऐसे विचार मिल जाए जिनसे आपको ये लगे कि वो सांप्रदायिक है। कुछ विचार आपको ऐसे भी मिल सकते हैं किसी के यहाँ, अगर आप समग्रता में विचार न करें तो जिनके आधार पर आप उनको जातिवादी भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन साहित्य के मूल्यांकन के क्षेत्र में केवल इस तरह के विचारधारात्मक उपादानों के आधार पर आप न तो किसी रचनाकार का के महत्व का निषेध कर सकते हैं और न तो किसी आलोचक के महत्व का निषेध कर सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई आलोचक या रचनाकार जातिवादी भी हो या वो सांप्रदायिक भी हो, बाल्जाक की तरह या तोल्स्टॉय की तरह उसकी विचारधारा गलत भी हो, फिर भी वो एक बड़ा आलोचक या विचारक हो सकता है और होता है। रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा या नामोर सिंह या मुक्तिबोध वैचारिक दृष्टि से, केवल ऐतिहासिक आर्काइव की दृष्टि से अगर आप उन पर विचार करेंगे तो हो सकता है कि उनके यहाँ बहुत सारी चीजें आप ऐसी छांट लें जो आपको आज के संदर्भ में, आज की कसौटी पर गलत लगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका महत्व बना रहेगा, क्योंकि साहित्य का जो क्षेत्र है, कला का जो क्षेत्र है, उसके विश्लेषण और अध्ययन का जो उन्होंने काम किया है, उसका जो बुनियादी क्षेत्र है साहित्य और कला का, उसका जिस प्रकार से इन आलोचकों ने अध्ययन और विश्लेषण किया है, वो इतना गहरा है कि पसंद और नापसंद का बलाघात का अंतर आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप तिरस्कृत नहीं कर सकते।
तो जो बात एंगल्स ने बाल्ज़ाक के संदर्भ में कही, और मैं समाप्त कर रहा हूँ, जो बात जॉर्ज लूकास ने बाल्ज़ाक और टॉल्स्टॉय के उपन्यासों के बारे में कही, और जो बात फिर लेनिन ने टॉल्स्टॉय के उपन्यासों के संदर्भ में कही, वही बात मैं उनकी वजन पर हिंदी के इन आलोचकों और अपने अतीत की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके संदर्भ में कह के समाप्त करता हूँ कि सिर्फ विचारधारात्मक भिन्नता के आधार पर इनके महत्व का न तो आप सम्यक निरूपण कर सकते हैं और न तो उसका निषेध कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या करना है?